बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान का इस वक्त सियासी मंजरनामा, मुआशी मंजरनामा, कानूनी मंजरनामा, उसमें आज के दिन की डेवलपमेंट क्या है? अगर मुआशी मंजरनामे को देखा जाए तो मुआशी मंजरनामे में आज जो है बेलारूस का जो वफ़द है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद था और कल से ये वफ़द आया, और कल से जो वफ़द आया उसमें सदर मौजूद नहीं थे। सदर आज तशरीफ़ लाए बेलारूस के, तो कल वेलकम किया वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, और आज वेलकम जाके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किया है उनके सदर को, और मुख्तलिफ़ वफ़ामतों की याददाश्तों के ऊपर दस्तखत हो रहे हैं। 68 रुकनी ये वफ़द है जो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर मौजूद है। 43 शख्सियात इसमें ऐसी हैं कि जो कारोबारी शख्सियात हैं वहाँ की, और इसमें तवानाई के सेक्टर में, IT के शोबे में और मुख्तलिफ़ ऐसे सेक्टर्स जिसमें पाकिस्तान ने पहले जो समिट हुआ था और उस समिट में इलाकाई ताकतें जो थीं उनके साथ बैठ के बातचीत की थी, ये उसी की अगली एक कड़ी है कि जिसमें दोनों ममालिक के माबैन पुरानी याददाश्तों को भी दोबारा से दोहराया जा रहा है और नई याददाश्तों के ऊपर दस्तखत किए जा रहे हैं। इस दौरे के मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी उसने अपनी एहतजाज की कॉल दी, और हमारी हुकूमत ने यह कहा कि ऐसे मौके के ऊपर एहतजाज काबिल कबूल नहीं हो सकता और आपको इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला साहब ने भी आके कैटेगोरिकली ये बात की। उन्होंने डी चौक के ऊपर भी उस पुलिस मार्च से ख़िताब करते हुए भी ये बात की कि इस मौके पे यहाँ पे आने की इजाज़त तो कम अज़ कम नहीं दे सकते। हमारे दीगर वफाकी वज़रा उन्होंने ये बताया कि एहतजाज के दौरान मुल्की मईशत को कितना नुकसान होता है और कितना नुकसान रोज़ाना की बुनियाद पर हुआ, और फिर इस ज़मन के अंदर गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं, और इस्लामाबाद दाखिले से रोकने के लिए जो वफाकी हुकूमत हत्तुल इम्कान कोशिश कर सकती थी वो उन्होंने पूरी की। आज के दिन बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ बैरिस्टर गौहर और जो मुशीर हैं इतलात के खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, उन्होंने मुलाकात की, जिससे ये लगा कि शायद ये कॉल ऑफ हो जाएगा और शायद ये मामला ख़त्म हो जाएगा और कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। आज वैसे मुलाकात का ये पक्का कोई इरादा नहीं था, पहले शेड्यूल्ड नहीं थी, ये मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कॉल ऑफ नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात के लिए आपको बताएंगे, इंशाल्लाह पेशरफ्त होगी। तो क्या पेशरफ्त हो सकी है, और इस दौरे के अहमियत के ऊपर बिलखुसूस बात की जाएगी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात भी बात करेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, आज मुज़ाकरात के हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि अब तक क्या गुफ्तो-शुनीद हुई और उसका क्या हल निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं आपको ये ख़बर दे दूँ, डेडलॉक है। मुज़ाकरात की कामयाबी के जो लोग दावे कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। सुबह भी जो मुलाकात हुई वो किसी की हदायत पर हुई मुलाकात हो गई। फिर कुछ लोगों ने ये खबर चला दी कि ये फौरी तौर पे बनी गाला शिफ्ट करने का फैसला हो गया, फला हो गया, फला हो गया। हमारे यहाँ पे दानिश्वर ज़्यादा है ना, पता नहीं लगता। सारा दिन शायद उनके पास कुछ जिन्नात हैं या कुछ चीज़ें हैं कि अचानक उनको नाज़िल होती हैं और वो कर देते हैं। डेडलॉक, दूसरी जो मीटिंग है उस पर भी डेडलॉक हो गया। अब कल एक तीसरी मीटिंग होगी। कल अगर मीटिंग कामयाब हो गई तो वेल एंड गुड। अगर कल मीटिंग कामयाब ना हुई तो कल जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे होंगे उस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इतनी तेजी से तब्दील होता आपको नजर आएगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये मैं आपको बिल्कुल। दूसरी बात है, आपने सारी चीज़ें की लेकिन मुझे नहीं समझ आई, आज आपने अपने लीडर का भी जिक्र नहीं किया। वो मरी गए हैं, शायद बर्फबारी का मौसम आने वाला है या क्या है, वो हेलीकॉप्टर पे गए हैं। मेरे लीडर सर, मेरे लीडर तो आप हैं सर। चले चले, मेरा नाम रख दे फिर अगर आपने, ठीक। आप क्या मतलब, चले ताहयात जो वजीर आज़म हैं, ताहयात वजीर आज़म, वो आज मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ साहब आज गए हैं मरी और हेलीकॉप्टर पे गए हैं। वज़ीर इत्तलात कहती है जनाब किसी जगह नहीं, उन्होंने आज दिखाई हमें कोई 27 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हालिया रोड चल रहे हैं, तो फिर उन्हें बाई रोड क्यों नहीं भेजा? जल्दी पहुंचना था सर। नहीं की उथे कोई रोटी पई सी,
कोई मीटिंग सी, मीटिंग का एहतमाम ही सर, और क्या वो सिर्फ क्या किसकी मीटिंग थी आपकी? इसलिए आपसे कहता हूँ ना आपके लीडर, क्योंकि आपको उनकी निजी मसरूफियात से लेकर जाती मसरूफियत तक आपको हर चीज का इल्म होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ना, देखिए मैं तो चाह रहा था कि आप फंस जाएंगे, तो आप फंस गए इस चीज में। चलिए आप बता दें मुझे कि वो क्या मीटिंग थी, कोई खास खबर मिला? लोग सुनना चाहते हैं ना। वहाँ पे भी कोई अहम मीटिंग हो रही है, एक जो मिनिस्टर इनक्लेव में हो रही है, तो उसी तर्ज की कोई मीटिंग वहाँ पे भी हो। अच्छा, वहाँ भी हो रही है। तो उस मीटिंग में कौन कौन है? आप मिनिस्टर इनक्लेव वाली बता दें, मैं वो वाली बता देता हूँ। देखो, मैं मेरे पास जो खबर होगी मैं तो डंगे की जोर पे बताता हूँ ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना, देखिए आपने कहा, देखिए हेलीकॉप्टर पे मरी जाना रिस्क है। बताने वालों ने सिर्फ इतना ही बताया। अच्छा। इसी पे इत्तफा कर लिया उन्होंने। इसी पे इत्तफा, और आपने भी इसी पे यकीन कर लिया। सर और क्या कर सकते हैं, बताने वाली की मर्जी ना, और क्या उससे कुरेदें कि खाल उतार ले। कुरेदने के तो आप मास्टर हैं, कुरेद लेते हैं आप तो। मरी चलेंगे आपके लीडर, और सुना है कि पीछे कुछ और लोग भी मरी जा रहे हैं। हाँ जी। तो बात यह है कि मरी से आगे जाने का प्रोग्राम तो नहीं है। मरी से आगे कहाँ? नहीं, हेलीकॉप्टर हो तो बंदा किसी भी जगह जा सकता है। केपी जाना है सर आगे? आगे तो केपी है। नहीं, मरी से आगे आज़ाद कश्मीर भी है। अच्छा। और आज़ाद कश्मीर से आगे इंडिया भी है, और एक तरफ चाहे तो कोई और मुल्क भी आ जाता है, हेलीकॉप्टर में इतना पेट्रोल नहीं है। अभी मरी तक कहीं रखा गया। आप इक़्तिदार में हैं तो आपके पास पेट्रोल भी नहीं है। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि बड़ी सियासी डेवलपमेंट होने जा रही है, बड़ी और अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट होने जा रही है। बहुत सी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ना फ्रंट पे, बहुत से बयानात जो आपको टीवी पे नज़र आ रहे हैं वो है नहीं। मेरे पास भी इतला है ना कि वो चीज़ें हैं नहीं। बहुत सी चीज़ें अंदाजे से हटके, और बहुत सी चीज़ों पर हुकूमत जो है वो इतना गलत खेल चुकी है कि अब उनके पास उसको सही करने का कोई जवाब भी नहीं है। अब जितना तवील सफ़र चलेगा ना ये सियासी इख्तलाफात का, जितना तवील सफ़र चलेगा उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुकूमत का होगा। पर ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों ज्यादा, चलना ठीक है आपको इख्तलाफात होंगे, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर वो कैश करवा रहे हैं फिर पूरा। मुझे एक बात बताएं, वो उनकी डिमांड्स हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी तो खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। ओके, आप चंद दिन सब्र कर लें। ये जो एक सिंध के अंदर एपीसी हुई है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से लेकर जीडीए, जिसमें मुस्लिम लीग नून से लेकर दीगर सियासी जमातें मौजूद थी, वहां पर एक मुश्तरका तौर पर एहतजाज की कॉल देने का फैसला हुआ है। और आपको पता है कि सिंध के अंदर कितना एहतजाज हो रहा है? आपको पता है वहां पे किस कदर कशीदगी पैदा हो चुकी है सियासी जमातों के दरमियान। सिंध कार्ड कौन खेलेगा, कौन सिंध कार्ड को अब इस्तेमाल करेगा, सब इसी मामले पे पड़ गए। और ये सारे पानी को लेकर देखें हमारी बदकिस्मती क्या है, हमने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया। क्या कालाबाग डैम किसी सूबे की मलकियत होना था? इस पाकिस्तान की मलकियत होना था। इसलिए जो हम हर रोज रोते हैं, बारिश हो गई, सैलाब आ गया, हम रोते हैं जनाब हमारे पास पानी नहीं है, हम रोते हैं हमारी फसलें जो है बिल्कुल बंजर हो गई, हम रोते हैं कि हमारी जमीन तबाह हो गई, हम रोते हैं कि बारिश होगी पानी कहां जाएगा, हम रोते हैं कि बिजली इतनी महंगी हमें क्यों खरीद नहीं पा रही। अगर आज कालाबाग डैम बना होता, अगर आज छोटे छोटे डैम बने होते तो क्या ऐसा होता? लगता है कि हम हर वो चीज हम पूरी कर रहे हैं, वो जो चीज कोई और चाहता है। मुझे ना अफसोस, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। यासर साहब, आप सियासी हालात जो है ना, सियासी हालात इस्लामाबाद से हट के भी किसी और तरफ जा रहे हैं। ज़रा इंतज़ार कीजिए, ये कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा। ये बहुत जल्द बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी नज़र आएंगी कि जिसे आप देख के कहेंगे ये हो क्या गया, हम तो ये तसव्वुर नहीं कर रहे थे। बहुत सी कमिटमेंटें टूट जाएंगी, बहुत से मामला ख़राब हो जाएंगे। आप देखें तो सही ना होगा क्या। आप चलें वो जो कमिटमेंट जिस दौर में, मुझे एक बात बता देना, अभी आपने कह दिया कि मरी में को मुज़ाकरात होने हैं, मुज़ाकरात की शर्त थी मरी नहीं, मुज़ाकरात की तो मैंने ये चले अभी आपने कहा एक हो रहा है, नहीं ये ना करें। मैंने मीटिंग यासर साहब ये ना मीटिंग की बात, आप अपनी बात की तरह अचानक ना जो बदल लेते हैं ना बयान, वो ना किया। मीटिंग कहा, मीटिंग और क्या होती है? मीटिंग किससे करनी है वहां पे?
तो वो मीटिंग मुज़ाकरात के लिए हो सकती है। चले मीटिंग हिदायत के लिए भी तो हो सकती है। किससे करनी? कितने हिदायत देंदे कुछ होता सी किससे करनी है? मुझे ये बता दे मीटिंग किससे करनी है? राणा साहब उसमें भी हिदायत सिर्फ दी नहीं जाती, हिदायत ली भी तो जा सकती है ना यार। मैं आप ये कहते अल्लाह हिदायत दे दे ताकि सब सियासतदान ठीक हो जाए और इस मुल्क के मतलब सोचे ना। आमीन। अब वहां पे चले कोई मीटिंग हो रही है, क्या इस वक्त में जब मुल्क इंतहाई नाजुक तरीन मरहले से गुजर रहे हैं, दौर से गुजर रहे हैं, मुझे उस वक्त भी शदीद खुदा की कसम गम की मैं कैफियत में गया जब मैंने सुना एक पुलिस एहलकार अपनी जान की बाजी हार किया। जब मैं सुनूंगा कोई सियासी कारकुन अपनी जान की बाजी हार किया, मेरे लिए वो भी दुख होगा। जब मैं सुनूंगा कि इस मुल्क के अंदर अमन की आशा नहीं है, जब मैं देखूंगा इस मुल्क के अंदर इंतशार है, तो ये इंतशार इस मुल्क के अंदर नहीं होगा, ये इंतशार मेरे बच्चों के लिए भी होगा, ये इंतशार इस मुल्क की तरक्की के लिए भी होगा, और ये इंतशार सियासी जमातों के लिए भी खतरनाक होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस मुल्क के लिए अमन चाहिए, और अमन के लिए सबको 2-2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, सबको पीछे हट के अपनी अना की कुर्बानी देना पड़ेगी। अगर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? सारी सुनी है ना? आपके दिल नहीं किया कि आप टीवी तोड़ दें? दिल किया, क्यों नहीं किया? मेरा क्यों नहीं हमारे सियासी काबरीन ये देखते? दिल किया सर। क्यों नहीं हमारे सियासी काबरीन ये सुनते समझते? क्यों? और जब सियासतदान टीवी पे बैठकर इतनी खुलेआम झूठ बोले, इतना बड़ा झूठ बोल दें कि सामने बैठे भी बेचारे मजबूर होंगे, नहीं सवाल कर सकते होंगे, सामने बैठे भी सोचते होंगे यार क़यामत क्यों नहीं आ रही? हज तो खीर हुई, खीर से भी खीर होगी ना। जब सियासतदान आग लगाने चला जाएगा तो अमन नहीं होगा। लोग आग बुझाते हैं। मुझे बड़ी अच्छी गुफ्तगू कुछ लोगों की लगती है जो लोग हमेशा अमन की बात करते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो लोग हैं ना, वो अमन की बात नहीं करते। वो कहते हैं टा दो, मार दो, तो ला दो। तो अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों मुज़ाकरात करते हैं? ऐसा तर्ज सियासत के सद तक कामयाबी की तरफ गामजन है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल में ऊंट किस करवट बैठेगा? यह ऊंट बैठने का नाम ही नहीं ले रहा, सरपड़ दौड़ी जा रहा है और उसको पकड़ने की हिम्मत भी नहीं पड़ी हुई। इस वक्त मुआशी मंजरनामा किस हद तक हौसला अफजा इशारिया दिखा रहा है या फैब्रिकेटेड इशारिया दिखा रहा है, उससे आम सतह पे आम सारिफ जो है या आम पाकिस्तानी जो है उसका रोजगार बेहतर हुआ या उसकी कुव्वत खरीद बढ़ी है, या वो सिर्फ इसी सोच विचार में है कि वफाकी हुकूमत जो है ये बता रही है कि दादोशुमार बेहतर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे हो रहे हैं लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ रहा, और उसको किस दिन मालूम पड़ेगा? ये भी एक बुनियादी सवाल। और फिर आपके बेहतरीन इत्तेहादी के जिनके सर के ऊपर आपकी हुकूमत टिकी हो, वो इत्तेहादी अगर नाराज़ी दिखा रहे हैं तो वो नाराज़ी किस हद तक जेन्युइन है या वो किस हद तक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं? इसी बारे में बात करेंगे। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, सबसे पहला तो सवाल ये कि मुज़ाकरात के लिए ये इकदाम हुकूमत उठाती है, हुकूमत एक कदम आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हुकूमत कितनी बार आगे बढ़ी और किसने कितने कदम पीछे किए, और दूसरी बात ये कि हालात मामूल पे आते हुए कब दिखाई देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदू व नुसल्ली अला रसूल करीम। देखिए, जहाँ तक हमारी हुकूमत का तल्लुक़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का या पीपल पार्टी जो हमारी एलाई पार्टी है, हमने अपने तय पूरी कोशिश की है। जब हम अपोजिशन में थे तब भी हम यही कहते कि आइए चार्टर ऑफ इकानमी कर लें, मिल के बैठें, एक दूसरे से सलाह करें। हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ऑन रिकॉर्ड है, कहते रहे। मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में क्या ललकारता रहा अपोजिशन को कि कोई बात है आके बात करें, मसले का हल निकालें ना। कोई एजेंडा में रखना है तो एजेंडे में आपके मतलब का आइटम रख लेते हैं। अब हुकूमतें तो सब पार्टियों की हैं, सिंध में पीपल पार्टी है, वफाक में और पंजाब में PMLN है, और PTI की पार्टी है KPK में, बलूचिस्तान में भी पीपल पार्टी। अब बात यह कि सब पार्टियां हैं, तो यही पार्टियां हमारे मुल्क की बड़ी पार्टियां तो यही हैं, लेकिन हल तो नहीं निकल रहा ना। यानी कोशिश हो रही है, अपनी तय कोशिश हो रही है, जो कि मुआशी इशारे
बता रहे हैं वो सही मुआशी इशारे हैं, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली आ रही है ना। ये तो हमें डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में छोड़ के गए थे 2022 की जो हालत थी, लेकिन हमें जिस तेज़ी से इम्प्रूवमेंट करनी थी, जिस तेज़ी से तरक्की होनी थी, वो भी नहीं हो रही। इसमें कोई, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आम आदमी को तो तकलीफ हो रही है। हम चंद लोगों को जो इनका बड़े बड़े बिजनेस हैं या जिनको जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं या और बैंकों से काफ़ी उनको लोन मिलते हैं, वो तो अपने कारोबार में फ़रोग दे रहे हैं, तरक्की भी हो रही है। 3.5% तवक्को है तरक्की की, जहाँ के 2-2.25%, 2.5% आबादी बढ़ रही है। तो तरक्की एक मामूली तरक्की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आम आदमी अभी महसूस कर तकलीफ में है। मैं जाता हूँ अपने हल्कों में, इलाकों में, तो लोगों में परेशानी है और पहले से उनको ये सुकून ज़रूर है कि इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी इंशाअल्लाह, ये उनको यकीन है, लेकिन अभी तक इसको टाइम चाहिए। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मैं कहूँ कि फौरी तौर पे इसके नताइज निकल जाएंगे, ये नहीं है। सबसे बड़ी तो ये आपस में जो हम चपकलिश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा ये ख़त्म नहीं हो रहा। 2014 से धरना दिया इन्होंने जब प्रेसिडेंट शी ने आना था, चीन के सदर ने, उसके बाद अभी आप देख लीजिए शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए ये क्या दुनिया को पैगाम हम दे रहे हैं, सारी दुनिया को। अच्छा, आज अभी आ रहे हैं बेलारूस के सदर, तो उसके भी वक्त यही हम पैगाम, सारी दुनिया में पाकिस्तान का परसेप्शन ठीक नहीं है। हमने PIA बेचना चाहा तो नहीं हुआ ना, अच्छी ऑफर भी नहीं मिली प्राइवेटाइजेशन में भी, क्योंकि दुनिया के MOU साइन किए हैं और हमारे यहाँ बेहतर माहौल हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जब तक नहीं आएगी इन्वेस्टमेंट या लोगों को उसमें जॉब नहीं मिलेंगे या कोई इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। अब देखिए ना, बैंक हैं, हर कोई अपनी कर रहा है ना, हर किसी को तो अपनी अपनी पोजीशन, अदलिया है वो अपनी बात कर रही है, अभी सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं। और जो देखिए अभी बैंक आजकल क्या कर रहे हैं, वो लोगों से डिपॉजिट ही डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं जी हम तो 5% बड़े डिपॉजिट पे महीने का चार्ज करेंगे अगर आप डिपॉजिट करेंगे, और देना नहीं है उन्होंने। हमने बजट में बनाया था कि SMEs को कर्जा मिले, ज़्यादा कर्जे के लिए हमने जो डिपॉजिट और बारोइंग की शरह रखी थी वो अब पूरी नहीं कर रहे बैंक, और दे ही नहीं रहे। इससे पहले बैंकों ने क्या किया है, जो कोविड में, क्योंकि स्टेट बैंक रेगुलेटर है ना, इसमें तो हुकूमत कुछ कर भी नहीं सकती, स्टेट बैंक का रेगुलेटर है, और स्टेट बैंक ने क्या किया है कि उनको कोई किसी किस्म का पाबंदी नहीं की, कोई उनको जुर्माने नहीं किए। जिन्होंने डॉलर अपनी मर्जी से कोविड के दौर में दिए, उसके बाद उन्होंने लोगों के डॉक्यूमेंट रोके, बेतहाशा उनको डैमेज पड़ गए। तो मकसद सिर्फ ये है कि हम सबको मिल के ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। मैं तो पहले कैसे साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, रिक्वेस्ट कैसे साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि मिलजुल कर इस मुल्क को हमने आगे लेकर, हम भी यही कहते हैं। एक तरफ इस मुल्क में सियासी मामलात को हल करने के लिए मुज़ाकरात का दौर आज 2 दफ़ा चला। अच्छा, एक तरफ मुज़ाकरात का दौर चल रहा होता है, दूसरी तरफ आप ही की हुकूमत के 2-4 वज़ीर बैठ के इतनी सख्त बातें कर जाते हैं को उन बातों से लगता है कि मुज़ाकरात वक्त से पहले नाकाम हो जाएंगे। जब मुज़ाकरात का दौर शुरू होता है तो क्या उस वक्त हम ज़रा से ये नहीं कह सकते कि ज़रा 1-2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसों से हाथ होला रख लें? जी बिल्कुल होना चाहिए। मुज़ाकरात के दौर में सबको, जैसे आपने पहले अपनी बात में कहा ना, हर एक को 2 कदम पीछे हटना चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने भी अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में यही कहा है, लचक दिखाएं, फ्लेक्सिबिलिटी हो हम में और 1-2 कदम पीछे हो जाए। हमारा मुल्क इस वक्त परेशानी में है, मेहनत हो रही है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनकी काबीना, हम कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, कोई एक वजीर भी तनख्वाह नहीं ले रहा। अपने अपने जिस घरों में रहते हैं उनके बिजली के बिल और गैस के बिल भी भरते हैं खुद ही, ये नहीं है उससे। लेकिन मसले तो हल तब होंगे ना जब कोई ना कोई अमन सुकून होगा, जब बाहर वाले लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए वो आएंगे, उनका इंसेंटिव होगा। अब देखिए ना, जो चाइनीज आए हमारे यहाँ, उनके यहाँ जो सूरत हाल बनी, हम खुद ही दहशतगर्द भी को रोक नहीं पा रहे। ये सब को ये तभी होगा अगर मिल के हम करेंगे। अगर इंडिविजुअल एक पार्टी कोई करेगी, कोई एक पार्टी, किसी ने भी मेजॉरिटी भी नहीं ली, आपको पता है, कोई पार्टी भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है।
वो तो ठीक है, पीपल पार्टी हमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन उन्होंने कोई मिनिस्ट्रीज नहीं ली और उसके बाद उनकी अपनी शिकायत के अंबार लगे हुए हैं, कमेटियां बन रही हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क जो आगे बढ़ते हैं ना, उसकी कोई डायरेक्शन होती है। हम एजुकेशन में हमारा हाल तो आपके सामने है कि दुनिया में 25 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उसमें से 2.5 करोड़ यानी 10% दुनिया की पूरी आबादी का हमारा बच्चा है। अब बताइए कि आबादी तो दुनिया में हमारी 3% है ना, 24-25 करोड़ 800 करोड़ में अगर हो, लेकिन गरीब जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ये चीज़ें ना, ये चीज़ें इंटेंशन वाजे करती हैं शेख साहब, इंटेंशंस हुकूमत की। आपने कहा कि लचक दिखानी चाहिए। सियासत सर इस वक्त जो है ना वो जवान नहीं रही, सियासत बूढ़ी हो चुकी है, जिस्म उसका जो है वो ज़रा खोखला हो चुका है, अब उसके जिस्म में लचक है ही नहीं। सियासत को पता है बूढ़ी हूँ, थोड़ी सी लचक दिखाई कमर टूट जाएगी या कोई ना कोई हड्डी टूट जाएगी। अब क्या करें, नई सियासत जो है उसका जन्म लेना बड़ा ज़रूरी है और वो जन्म नहीं ले रही, और पुरानी सियासत वही है, वो ज़ईफ़ होती जा रही है और उसके अंदर भी कोई दमखम नहीं। इससे ये बात सही है, इस सियासत से जो हम ट्रेडिशनल सियासत कर रहे हैं ना, जिनमें हर पार्टी का लीडर मुकर्रर है, वो विरासतें हैं हर जगह हर पार्टी में, और नए बंदों को आने नहीं दे रहे हम खुद ही अपने। तो जब तक ये लोगों की सियासत नहीं करेंगे ना, सियासत होनी चाहिए ताकि एजुकेशन हम दें उनको, हेल्थ हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, आपस में रंजिशें ख़त्म हो। मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे कि सियासत बुरी हो गई है और ये सियासत चलेगी नहीं ज़्यादा दिन। हम सबको लचक भी दिखानी पड़ेगी, अपने मुल्क के लिए वफादारी भी और मुहिब वतन होना पड़ेगा। इतने इलेक्शन हमने करवाए, कोई एक इलेक्शन भी तो कोई रिजल्ट मानता नहीं है, कोई किसी एक इलेक्शन में नहीं मानता ना। तो ये अब देखिए यूके में जहाँ से हमने पार्लियामानी सिस्टम लिया है, उनका अगर इलेक्शन में कोई पार्टी हार जाती है तो उसका लीडर रिजाइन कर देता है ना। हमारे यहाँ तो कोई रिजाइन नहीं करता, कोई हटता ही नहीं है। सियासत तो वही हम बूढ़े लोग ही कर रहे हैं ना। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं भी 31 साल से सियासत में हूँ, कर रहा हूँ। लोग नए आने चाहिए, लोगों का जज्बे, जो यंग जनरेशन है उनके ख्यालात का हमें ख्याल करना चाहिए, और उनको भी चाहिए कि वो भी ये सोशल मीडिया से हट के कोई इल्म की तरफ जाएं, कोई एजुकेशन में आगे बढ़ें, कोई उधर मेहनत करें, बाहर कोई हुनर सीख लें ताकि वो बाहर ही जा सकें। अब देखिए ना, बेहतरी तो हुई है, हमारी रेमिटेंस भी बढ़ी है, हम 20% बढ़ गई रेमिटेंस पिछले साल से, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ी, लेकिन हमें बहुत कुछ करना। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कल देख रहा था, मुझे मेरा बेटा फिगर दिखा रहा था, चाइना की एक्सपोर्ट $3,500 बिलियन है और पाकिस्तान की $30 बिलियन है, यानी 1% भी नहीं है। 100 गुना भी पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना की एक्सपोर्ट है। और मैं खुद चाइना जाता था 72 से लेके 52 साल, जब वहाँ मैंने दिया। और आज मैं आपको बात करूँगा ना तो आप कहेंगे कि कैसा गलत बात कर रहा है। हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने काफ़ी कुछ चाइना को बिजनेस करना सिखाया है और आज वो 100 गुना हो चुके हैं पाकिस्तान से। इंडिया 500 बिलियन पे चला गया है। हमने इतना सिखाया सर कि वो सुइयां तक बना रहे हैं, मेरे सामने सुइयां तक बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आगे मेड इन पाकिस्तान लिखा जा रहा है उस पर। अच्छा शेख साहब, मियाँ साहब अचानक मरी आ गए हैं इस बड़े सियासी घुटन ज़दा माहौल से। वो मरी में आराम करने आए हैं या मरी में कोई अहम तरीन इजलास तलब किया है या कोई अहम तरीन मीटिंग है, क्या मामला है? मियाँ साहब जी एक सीजन पॉलिटिशियन है, हम उनसे मशवरा लेते हैं, कोई ना कोई वो अच्छी डायरेक्शन देते हैं ना। वो जो है ना, उनकी ख्वाहिश यही है कि अब देखिए वो इंडिया से वो कह रहे हैं कि तलखात अच्छे होने चाहिए ताकि हमारा बिजनेस फ्लोरिश करे। अब ये बातें कोई हम अमल भी तो करें ना, वो तो पहले दिन से करते रहे। जब यहाँ पे आए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए यहाँ पे, और उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने कारगिल शुरू कर दी। अब ये यहाँ जो कुछ हुआ अभी, अब देखिए ना क्या हो रहा है। 9 मई किसके मुखालफत में हुआ? 9 मई को थोड़ा मुल्क तरक्की करने लगा तो 9 मई हो गया। तो जब हम लोग यही करते रहेंगे और एक दूसरे को हम बर्दाश्त ही करने की पोजीशन में नहीं है, हम सबको मिल के बैठना पड़ेगा। हालात आप दुरुस्त, जो आपने पहले इंट्रो में बात की ना, मैं उससे मुतफिक हूँ कि बड़ी तकलीफ दे मामलात पे जा रहे हैं। बदस्तूर कोशिश पूरी हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब अंत तक मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन एक किसी पार्टी से या एक शख्स से नहीं, पूरे मुल्क को मिल के, मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ, हम अपने पद में इख्तलाफ करते रहेंगे। हमारे यहाँ क्या हुआ है, राणा साहब और यासर साहब,
कि हम हर लेवल पे लड़ते हैं। मैं अपने थाना चौकी में देखता हूँ, देहातों में, वहाँ भी अपनी सारी आमदन वो लड़ाई झगड़े पे लगा देते हैं। हर जगह हम आपस में भाई भाई का झगड़ा है। हमारे यहाँ को हर पार्टी एक दूसरे को पता नहीं क्या समझती है। जैसे आप खुद कह रहे हैं कि थोड़ा ठंडा कर होना चाहिए ना, अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हम सबको एक कदम पीछे हट के कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क के मफाद में, जहाँ इतना नुकसान हो रहा है झगड़े से, और दूसरे भी लोगों ने वोट लिए हैं ना। मेरे अपने फैसलाबाद डिवीजन से 18 सीटों में से 15 PTI ने जीती हैं। 4 ज़िले हैं, चंजोट, झंग, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह, 15 जीती हैं उन्होंने सीटें। तो लोग उनके भी साथ हैं, हमारे साथ भी हैं, लेकिन मिलजुल के कहीं हम सीख तो लें। हमने ये सीखा ही नहीं है सलीका क्या है। शेख साहब ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये जो बातें आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें आप इकरार कर रहे हैं कि जिसने सीटें जीती हैं हमें उनको मानना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अपनी पार्टी के अंदर भी कहे। आपने अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनी हो तो उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद मेरा तो दिल करता था कि मैं टीवी देखना छोड़ दूं। ये थोड़ा सा हर बंदे को आप जैसा हो जाए तो ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सही, तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। हम सबको वो भी बात मैं तो आसिफ जरदारी साहब को कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में आज से 4-5 महीने पहले कहा था कि हर एक 2 कदम पीछे हट जाए। ठीक है, हमारी अनाएं, जैसे आपने भी कहा यही बात, अब ये हम समझ तो रहे हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकल तो नहीं कर। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कई बार ऑफर की है, अब सामने वाले भी तो कोई ना कोई तो लचक दिखाए। मैं आज भी आपके थ्रू ये जो बात कर रहा हूँ, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो मैं तो ये सारी बात जो कर रहा हूँ ये सियासत से ऊपर होकर कर रहा हूँ ना। सियासत तो मेरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो मेरा अपना मुल्क है, मेरा घर है, मेरा अपना इलाका है, मेरे अपने इदारे हैं। हम कर रहे हैं, मैं मैरी टाइम का मिनिस्टर हूँ, वहाँ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी पोर्टों पे इस वक्त बड़ी डिमांड है, सारी दुनिया, क्योंकि हम गेट वे हैं, हम पूरी, और हमारे यहाँ गहरे जो समुद्र की जगह है, इत्तेफाक ऐसे हुआ है कि बड़े जहाज़ आना शुरू हो गया। पहले 2-4-5 हज़ार कंटेनर का जहाज़ आता था, आजकल 20-20 हज़ार कंटेनर का जहाज़ आ रहे हैं। उससे फ्रेट कम हुआ है और वो हम गेटवे हो गए हैं सेंट्रल एशिया का। तमाम दुनिया की बड़ी कंपनियां, चाहे मक्स लाइन हो, चाहे एडी पोर्ट हो, चाहे MSC हो, वो सारी कंपनियां अभी पाकिस्तान की जो रजू कर रही हैं और कह रही हैं कि आप हमसे बातचीत करें। यानी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए तो उनका अपना सारा हम जो पाम ऑयल है आपके थ्रू भेजना चाहते हैं सेंट्रल एशिया में। इसी तरह रशिया वाले कह रहे हैं, रशिया में हालांकि ये सेंट्रल एशिया तो उनका हिस्सा रहा है ना, लेकिन आज वो अपने प्रोडक्ट जो बाई लैंड रूट महंगे हो गए हैं और हमारे यहाँ से सस्ता जा सकता है। हमने अपनी सड़कें ही नहीं बनाई। आप बताइए, मुझे कराची से सक्कर तक रोड ही नहीं है कि हमारे कार्गो जाए। जो रेल है, रेल हमने वही रेल हमारी है जो कि हमने अंग्रेजों ने हमें दी है। मैं गया जो पता नहीं वो कौन बनाएगा और कब बनाएगा, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ शेख साहब, प्रोग्राम में वक्त की कमी है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहनी जाएगी शहबाज। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल, सियासी मामलात जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन गुफ्तशुनीद बहुत चलती रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और बिलखुसूस वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सिंध का हिस्सा बनता था या सिंध की नुमाइंदगी बनती थी जजेस के अंदर, वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस पर बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। और आज जो जुडिशल कमीशन की तरफ से मंजूरी हुई है, क्या उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? और पिछले दिनों जो बातचीत चल रही थी तो सुनने में यह भी था कि हुकूमत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बुनियादों के ऊपर उस्तवार करना चाहती है। तो बुनियादें जो हैं वो किस हद तक मजबूत हुई हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब ने। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्जील साहब, ये जो चेयरमैन ने पिछले दिनों बयान दिया था, उसके बाद सुनने में ये आया था कि हुकूमती कोई वफ्द जो एक मुख्तस किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राबिता कारी के लिए, क्या कोई वफ्द आया, कोई बातचीत हुई, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। देखिए जी, अभी तक कोई ऐसे बाज़ाब्ता तौर पे कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि बातचीत के जरिए जो भी कमिटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुई थी उनको पूरा किया जाए और उनमें किसी किस्म का जो है वो इशू ना हो। तो हम चाहते हैं कि जी जो भी पब्लिक की भलाई के लिए जो भी PMLN ने जब गवर्नमेंट बन रही थी उस वक्त जो कमिटमेंटें की हैं उनको पूरा करें।
अच्छा शर्जील भाई, ये पिछले दिनों एक एबीसी हुई आपके सिंध के अंदर जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें मौजूद थी। बाकी चीज़ें जहाँ सियासी जमातें मौजूद होना कोई अहमियत नहीं रखता आपके हवाले से, इसलिए कि वो ऑलरेडी आपके साथ अपोजिशन में जा रही हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर भी उस पर मौजूद थे। एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगली हुकूमत सिंध में हमारी होगी। फिर अगले दिन एबीसी में उन्होंने कहा कि जनाब ये पानी के मामले पे तो हम बहुत शदीद सख्त तरीन एक्शन लेंगे और ये पीपल्स पार्टी का सारा कसूर है। तो ये मुस्लिम लीग नून एक तरफ आपकी वजह से खड़ी है और दूसरी तरफ आपको गिराने की कोशिश कर रही है, ये क्या गेम है? लेकिन तो उनको सियासत करने का हक है। अगर वो कोशिश करना चाहते हैं, सिंध में आजमाना चाहते हैं अपनी पॉलिटिकल कोई चीज तो करें, बिल्कुल बिस्मिल्लाह, उनको कोई हम रोक नहीं सकते और हमने कभी मना नहीं किया। हम सियासी आदमी नहीं है, हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम पंजाब में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, उनको सिंध में करने का पूरा हक है। लास्ट टाइम भी उन्होंने इलेक्शन लड़ी, कोई सीट नहीं जीती। उससे पहले भी पीएमएलएन के पास कोई सिंध में सीट नहीं थी। तो इस वक्त सिंध में उनका इस वक्त कोई भी कहीं पे ऐसा कोई पॉकेट नहीं है जहाँ पे ये कहा जा सके कि उनके पास कोई किसी किस्म की जो है वो कोई पजीराई अवाम की हासिल है उनको। अच्छा शर्जील साहब, ये जो पानी वाला मामला है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सवाल तो ये बनता है कि जब इसकी मंजूरी ऐवान सदर से हुई तो उस वक्त इस पर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों ना उठाए गए। फिर पिछले दिनों सायरा बानो साहिबा थी, उन्होंने ये कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पैगाम दिया उस वक्त कि सिंध को मैं देख लूंगा, आप मंजूरी ले लें। ये उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। ये गलत इल्ज़ाम है जी, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने का उनका मकसद है और किसी किस्म की जो है उसमें सदाकत नहीं है। पीपल्स पार्टी का जो क्लियर मौक़िफ़ है पानी के मामले में, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कई मरतबा कह चुके हैं, सिंध हुकूमत ने भी कहा है और हम भी हर जगह कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो भी फैसले हों मुतनाज़ फैसले ना हो और जो भी फैसले हों वो अफ़ाम और तस्लीम के साथ हों। जब तक सारे सूबे की रजामंदी ना हो तभी किसी चीज़ में जो है वो कोई इस तरह का कोई शुरुआत मुतनाज़ा मनसूबा शुरू ना किया जाए। शर्जील भाई, ये जो मामला पानी का चल रहा है, आप इसको मुतनाज़ा समझते हैं या नहीं? बिल्कुल मुतनाज़ा है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें कि इससे पहले एक 91 अकॉर्ड हुआ था और उसमें सूबों के बीच में जो है वो एक मुआहदा तय हुआ था। हम चाहते हैं कि जो 91 अकॉर्ड है जिसमें सूबों के दरमियान जो मुआहदा है उस पर अमल किया जाए। अच्छा, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ये बयान दिया कि सिंध का तालीमी बजट जो है वो 481 अरब है, लेकिन 73 लाख बच्चे जो हैं वो तालीम के जेवर से महरूम हैं। इस पे सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ क्या? मैं क्लियर बता दूं कि एजुकेशन पे सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया है। हमारे पास आज भी स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। प्राइमरी एजुकेशन में चैलेंजेस हैं। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई 50,000 अभी असातिज़ा भर्ती किए गए जिनको IBA से जिन्होंने टेस्ट पास किए थे 100% मेरिट पर, जिसपे कोई एक मुखालिफ पार्टी भी उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकती। तो वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो कोशिश की कि मेरिट की बुनियाद पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए और स्कूलों का जाल भी बिछा हुआ है। हर तहसील में, हर गांव में जो है कोशिश की गई कि एजुकेशन को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। हुकूमत उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वो फराहम कर रही है। यस, चैलेंजेस हैं, ये हम नहीं कहेंगे कि 100% हम मुतमईन हैं। चैलेंजेस हैं, उस चैलेंज को निपटने के लिए हुकूमत जो है वो सारी कोशिशें कर रही है। पीपल्स पार्टी नून लीग के कब तक गिले शिकवे आप ख़त्म होते देख रहे हैं? गवर्नर पंजाब कहते हैं कि अब मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा से नहीं मुलाकात करूंगा, और जो पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब हैं उनका कहना है कि हम अब बिल्कुल एक तहरीक चलाएंगे, हमारे साथ पंजाब में ये ज्यादती कर रहे हैं। देखिए जी, हम लोग जो शुरुआत में वही बात की थी, जो कमिटमेंट्स की गई थी हुकूमत बनाने के वक्त वो कमिटमेंट्स को पूरा किया जाए, जो कि पीएमएलएन नहीं कर रही है। पीएमएलएन अनफॉर्चुनेटली जो है वो जो वादे पहले किए थे तो वो समझ रहे हैं कि जी वो वादे अगर वो भूल भी जाएंगे तो कोई उनको कुछ कहेगा नहीं। ये मुनासिब बात नहीं है। जो भी उस वक्त जो भी लोग मौजूद थे उन डायलॉग्स का, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने वादों को वफा करें। कोई भी जाती मफाद के लिए वादा नहीं है, कोई भी ऐसा वादा नहीं है जिसको जो किसी को जात को फायदा देते हो। हम लोगों ने वही कमिटमेंट की जो कि पब्लिक से रिलेटेड है। लेट सपोज अगर हमने कहा था कि जी PhD आप जब भी
फेडरल बजट में जब आप डेवलपमेंट बजट बनाएंगे तो डेवलपमेंट बजट में हमसे भी आप मशवरा लेंगे, क्योंकि हम लोगों के वोटों से चुनकर आए हैं, हम किसी दूसरे तरीके से चोर दरवाजे से इक़्तिदार पे नहीं आए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट्स का हम पर फर्ज है और वो हमसे जिम्मेदारी देते हैं। इसी तरीके से जो बड़े मंसूबे हैं, लेट्स सपोज सक्खर और हैदराबाद रोड जो है मोटरवे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वो स्कीम है, और वो स्कीम जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ सिंध के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बॉटल नेक है आपका कराची का पोर्ट, और पूरे पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट होती है, जो एक्सपोर्ट होती है, उसी सड़क से होके आती है। तो ये जिम्मेदारी है कि वहाँ की उन सड़कों को बनाया जाए जो कि फेडरल गवर्नमेंट की सड़क हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं बना सकती तो सिंध गवर्नमेंट को बताया कि जी हम लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है, सिंध हुकूमत खुद अपना बंदोबस्त करे। लेकिन ये तो मुनासिब नहीं कि जी आप मतलब एक पूरी सड़क जो कि इस वक्त उसके खराब होने की वजह से वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की नेशनल हाईवे की सड़क है, उसमें एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कीमती जाने जा रही हैं, और वफाक की जाने से जो है उन स्कीम्स को जो है वो बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है साल से। अच्छा सर, आपने ये कहा कि माजी में जो वादे किए गए वो वादे पूरे होने चाहिए। इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम के मामले के ऊपर कुछ वादे मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी किए गए थे। तो एक सोसाइटीज़ एक्ट है कोई जो मदरसों के हवाले से है, वो सुनने में है कि ऐवान सदर गया, लेकिन ऐवान सदर में उस पर 8 एतराज़ात उठा दिए गए और उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए गए, जिसकी वजह से जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो जो है तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि हमारे साथ जो बातें की हमारे साथ भी वादे पूरे नहीं किए जा रहे। तो इस पे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मौक़िफ़ है या फिर वो वफाक की तरफ से कोई एतराज़ात थे जिन्हें सदर ममलिकत ने बतौर खुद उठाया? ऑनेस्टली बताऊं जी कि मुझे इसका इल्म नहीं है। मैं कोई गलत बयानी दे दूं या कोई इस तरह का स्टेटमेंट दे दूं, मैं इसमें अपने आप को समझता हूँ मैं इल इन्फॉर्म्ड हूँ, मुझे इसका इल्म नहीं है। मैं मालूम, अगर मुझे पहले बताया जाए तो मैं इसको मालूम करके आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बता सकता हूँ कि जिस एग्जैक्टली वो बिल कब गया था, उसमें क्या इशू थे और कौन से एतराज़ात हैं, मुझे उसके कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता। अच्छा शिलजी भाई, ये बता दें कि अगर पंजाब से पीपल्स पार्टी अपोजिशन का किरदार शुरू कर देती है और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक को शुरू कर देती है, जिसका गवर्नर साहब समेत और बाकी उनका आपके जो वहाँ पे अरकान हैं उनकी तरफ से इशारा है, तो क्या फिर इसको हम समझें कि वफाक में भी पीपल्स पार्टी यही करेगी या पंजाब को पंजाब की हद तक रहने दिया जाएगा? देखिए, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हम अभी नहीं चाहते कि उस नहज पे जाएं कि हम हुकूमत को कोई टफ टाइम दें। हम चाहते हैं कि हुकूमत ने अपनी जो कमिटमेंट्स की हुई हैं उसको पूरा करे। हम चाहते हैं कि जी मुल्क तरक्की करे। हम चाहते हैं कि मुल्क में आवाम के लिए जो है हम रिलीफ डायलॉग के जरिए लें। पीपल्स पार्टी इस तरीके से डीरेल किसी भी सिस्टम को इस वक्त नहीं करना चाहती, और अगर फेडरल गवर्नमेंट का रवैया ये रहा तो फिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जी हमारी एक सीसी होगी और सीसी फैसला करेगी कि किस तरीके की फिर जो है पॉलिसी पीपल्स पार्टी ने इख्तियार करनी है। अच्छा शर्जील साहब, वैसे आप लोगों की नुमाइंदगी उस मुतनासिब से तो नहीं है जुडिशल कमीशन में, लेकिन आज जो सिंध हाई कोर्ट के हवाले से आईनी बेंचेस का क़याम अमल में आया और जो जजेस साहिबान मुख्तस किए गए हैं, आपको बतौर हुकूमत एतराज़ तो कोई नहीं उस पर, या किसी नाम पे या किसी तरीक़ा कार पे? जी मैं देखिए, हम पर्सन स्पेसिफिक कभी भी ना पॉलिटिक्स करते हैं और जुडिशरी में भी हम इस चीज़ के वो नहीं है कायम की जी पर्सन स्पेसिफिक होगी कि ये कोई हमें पसंद है या ना पसंद है। जुडिशरी का मकसद ही है कोई एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। उसमें मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी को सब कोई पीपल्स पार्टी ने कोई रेज किया। पीपल्स पार्टी की कोई राय ली गई? हुकूमत के नुमाइंदगान तो उसमें हैं, अब जाहिर बात है कि अपोजिशन तो लेगी नहीं, क्योंकि आज अपोजिशन वाले तो वो उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब उनके तो फ़ोन ही बंद रहे, वो तो मौजूद ही नहीं थे वहाँ पे। हुकूमत ने इस ज़मन में कोई राय ली? चलें, इत्तेहादी होने की निस्बत से बनता तो है कि हुकूमत आपकी वहाँ पे। देखिए जी, फिर वही बात कर रहा हूँ कि मैं कि हम चाहते हैं कि सिस्टम बने जो हमारा ये था कि जी आईनी अदालतें बने या आईनी बेंचेस बने। हमारा मुतालबा आईनी अदालत का था, चलें जी वो कंसेंसस आईनी बेंच का हुआ, तो उसमें पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा था और सिंध असेंबली ने रेजोल्यूशन भी पास की थी कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस सिंध में बने। तो वो हमने सिंध असेंबली ने रेजोल्यूशन पास की। उसके बाद जो भी जज आ गए, हमें किसी के नाम पर ना कोई फेवरेट है हमारा, ना कोई हमें किसी के नाम पर कोई एतराज़ है। तो आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान से सियासी बहरान का खात्मा होगा? देखिए जी, पाकिस्तान का सियासी बहरान का वाहिद हल डायलॉग है। डायलॉग होना चाहिए, बातचीत के जरिए सब लोगों को ये हिस्सा देना चाहिए कि वो मुल्क की तरक्की के लिए आपस में साथ बैठें। इस तरीके से रस्साकशी की सियासत, लड़ाई की सियासत, झगड़े की सियासत, फसाद की सियासत, इंतशार की सियासत, दहशतगर्दी की सियासत पाकिस्तान के हक में नहीं, ना ही पाकिस्तान के अवाम के हक में।
हमें ये महसूस करना चाहिए कि हमारा, अगर हम अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं, अगर हम अपने आवाम को चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी मजलूम आवाम को कोई रिलीफ मिले, तो उसमें हम बातचीत करके जो है अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। जिस तरह का पीपल्स पार्टी को अभी रिजर्वेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट में या पंजाब गवर्नमेंट में, तो हम लोगों ने हमसे बातचीत की बात करेंगे, हमसे बात करें। साहब, हमेशा बातचीत के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी मना लेती है, तो क्या पीपल्स पार्टी इस पूरे अमल में हिस्सा लेने जा रही है कि मुज़ाकरात में कोई किरदार अदा करने? क्योंकि हमेशा पीपल्स पार्टी के किरदार के बाद मुज़ाकरात हल हुए हैं। देखिए जी, पीपल्स पार्टी को अभी उन्होंने इंगेज नहीं किया फेडरल गवर्नमेंट ने इन मुज़ाकरात में जो सब हो रहे हैं, जो हम टीवी पे भी देख रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा चाहती है कि मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल हों, इंतशार के जरिए कभी हल नहीं होंगे, और हर लड़ाई का आखिरी जो हल होता है वो डायलॉग ही होता है। अच्छा शर्जील साहब, मैं ऑफिशियल बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपसे ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मांगूंगा, आपकी सिर्फ ज़ाती राय इस पे जानना चाहूँगा कि क्या इतलात हैं कि कितने मुज़ाकराती अदवार के लिए हुकूमत ने खुद हाथ आगे बढ़ाया और आगे से नफ़ी में जवाब आया, और अभी की जो बात हो रही है इसका आउटकम क्या देखते हैं? देखिए जी, आप मुझसे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात करें, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मैं सूबा सिंध का हूँ। इस वक्त सूबा सिंध में ये मसला नहीं है, मसला फेडरल गवर्नमेंट का। लेकिन एज ए पॉलिटिकल मैं सर एक आम सियासी वर्कर और एक पार्टी रहनुमा के तौर पे, उसके अलावा नहीं ऑफिशियल। मैं उसी बात पे आगे आ रहा था एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं ये चाहता हूँ, और जिनका मैं शागिर्द हूँ, हम ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को हल किया जाए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा क्लैश जो है वो किसी सूरत में फेवर में नहीं है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि हुकूमत की, हालांकि हुकूमत हमारी सब नहीं है फेडरल गवर्नमेंट में, हुकूमत ने बहुत पॉजिटिव बहुत दफा जेस्चर दिखा है, लेकिन पीटीआई की जानिब से जो रवैया रहा है वो बहुत एग्रेसिव रहा है, वो नॉन पॉलिटिकल रहा है, वो वायलेंस का रहा है, वो जबरदस्ती एक दोस्त की सियासत कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये रिवायतें हमारे मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर कोई ये समझता है कि अगर आज मैं किसी भी बहाने से गन पॉइंट पे कोई बात मनवा भी लूं और कल को उसको भी कभी हुकूमत मिलती, तो फिर हर एक ने एक ही राह रखनी है। जो आप प्रेसिडेंट आज शुरू करके जाएंगे, कल सब ने उसी को फॉलो करना है। फिर ये जत्थे जमा करना, आज किसने कहा कि जी 15-20 हज़ार आदमी है। मैं आपको एक छोटा सा अर्ज कर लूँ, मुझे आप 24 घंटे दे दें, मैं सिर्फ अपने एक सूबाई हल्के से अगर 20 हज़ार आदमी, तो मैं 30-35 हज़ार आदमी जमा कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मुझे बोलेंगे फिर मुझे क्या करना है, कौन सी सड़क बंद करनी है, कौन सा मुतालबा पूरा करवाना है, कहाँ मुझे मुल्क को चौक करना है। वो तो मैं एक सूबा ये समझे कि छोटा सा मेंबर हूँ पीपल्स पार्टी का, मैं ये 20-25 हज़ार 30 हज़ार आदमी मैं जमा कर सकता हूँ। और मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, ये मतलब हर एक को, मतलब हर एक के अपने हल्के में अपनी हाथ जोड़ी है, ये सब हम कर सकते हैं। हमने जेलों से बैठकर भी इलेक्शनें जीती हैं, अभी भी मैंने इलेक्शन में 60,000 वोट लिए। तो अगर 60,000 मैंने वोट लिया और 30,000 आदमी अगर मैं जमा करके 40,000 कहीं पे रोड पे खड़े कर दूं, उसका मतलब मैं बोलूं कि जी मुल्क में मेरा कानून चलेगा, फिर जो मैं चाहूंगा उस तरह का सिस्टम चलेगा। ये रिवायत बहुत बुरी रिवायत है, ये रिवायत अच्छी रिवायत नहीं है। और अगर यही रिवायत डाल दी गई तो फिर सिलसिला दर सिलसिला ये चल निकलेगी और फिर हर कोई धौंस के जरिए अपनी बात को मनवाता हुआ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान में 68 जो शख्सियात हैं ये पाकिस्तान के दौरे के ऊपर हैं, और ये बेलारूस की शख्सियात हैं। 43 इसमें से शख्सियात वो हैं जो वहाँ की कारोबारी शख्सियात हैं, और बाकी उनके वफाकी वज़रा हैं और उनके सदर हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे के ऊपर हैं। बहुत सी मफाहमतों की यादाश्तों के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे, और इस खत्ते का एक अहम रुकन मुल्क जो है यानी रशिया, बेलारूस उसका इत्तेहादी मुल्क है। और वो इत्तेहादी कि यानी अगर रशिया किसी मुश्किल में हो तो बेलारूस उसके साथ, और बेलारूस किसी मुश्किल में हो तो रशिया उसके साथ। अब उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, और एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया में जंगें छिड़ने की बातें हो रही हैं, या अमन के हवाले से तगोदो हो रही है, या वहाँ पर अपनी सफ़ें जो हैं वो तरतीब दी जा रही हैं कि कौन किस सफ़ में किस ब्लॉक का हिस्सा बनेगा, और उसकी सियासत या उसकी मईशत किस हद तक परवान चढ़ेगी, और वो किस नक्सस या किस लॉबी का हिस्सा है। तो उस वक्त के अंदर पाकिस्तान में ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इसकी अगर अहमियत है तो कितनी ज़्यादा है, इसी बारे में बात करेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अली सरवर नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नकवी साहब, क्या समझते हैं
कि बेलारूस का ये दौरा जो इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है और इसमें मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, ये बैनुल अक़वामी सतह पे कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए, बैनुल अक़वामी सतह पे तो एक बात हुई, इस वक्त बाहमी ताल्लुकात के सतह पे ये बहुत अहम दौरा है। और प्रेसिडेंट लुकाशेंको बेलारूस के जो सदर हैं वो हमने इनको शुरू में रिकग्नाइज किया था, हालांकि इनके इलेक्शन में कुछ सवालात उठे थे और जो अपोजिशन कैंडिडेट था वो उसने इनको चैलेंज किया था, मगर हम इनके साथ रहे। और बेलारूस एक हमारा इत्तेहादी है, हम इनके साथ काफ़ी ताउन कर रहे होते हैं और मईशत के मामले में इक़्तिसादी ताउन हमारा बहुत होता है। तो मैं समझता हूँ ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है कि सदर यानी आला सतह स्टेट लेवल की विजिट हो रही है। और जैसा आपने कहा कि 68 उनके मिनिस्टर्स और बाकी सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं, जिसमें 43 उनके बिजनेसमैन हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक जिसको फुल फ्लेज्ड डेलीगेशन के तौर पे ये लोग यहाँ आए हैं, तो हमें इसका बहुत खैर मकदम करना चाहिए। और बेलारूस के साथ हमें एक मौका मिल रहा है कि हम अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएं और स्ट्रेंथन आवर बायलैटरल रिलेशनशिप। तो ये बहुत से शोबों में मेरा ख्याल है कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, जैसे कि एनर्जी के शोबे में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में और साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन, और उसके अलावा तिजारत में। तो बहुत से शोबों में हमारा इनसे इस वक्त हमारी बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उसका नतीजा बहुत ही मुज़म्मिल। दूसरी बात यह है कि उनकी तरफ से जो पूरी टीम आई है, जो वफ्द आया है, उस वफ्द में बहुत से बिजनेसमैन हैं जो कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये एक हमारे लिए सुनहरी मौका है कि हम बेलारूस के बिजनेस कम्युनिटी को यहाँ पाकिस्तान में मदऊ करें और उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करें और करवाएं और उनको प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए। तो अली सरवर साहब, ये पाकिस्तान के अंदर 5वां बड़ा विजिट है, मुसलसल ये जो विजिट चल रहे हैं उसमें ये 5वां बड़ा है। चाइना भी आया है, सऊदी अरब से भी बड़े डेलीगेशन आए, 2 दफ़ा डेलीगेशन सऊदी अरब से आ चुका है, चाइना से आ चुका है, 2 और ममालिक से भी आ चुके हैं। लेकिन अगर आम आदमी को देखा जाए तो उसको इन डेलीगेशन से, इन आने वाले दिनों में बड़ी इन्वेस्टमेंट से आम आदमी को फ़ायदा कितने अरसे बाद मिलना शुरू होगा? ये बात ये है कि ये जो डेलीगेशंस आती हैं, और आपने जिन डेलीगेशंस का जिक्र किया वो सारे हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो उनसे हमारे मुज़ाकरात होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो साइन होते हैं, फिर उसमें उस पर अमल दरामद होता है। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक सिलसिला है जिसमें कि वक्त लगता है। तो आम आदमी को फौरन उसका नतीजा तो नहीं नज़र आ सकता। अब ये तस्वुर किया जाए कि जैसे वो आए तो वो हमारे इक़्तिसादी हालात को बेहतर कर दें, ये ऐसा नहीं होता है और ये हमें वक्त लगेगा इसको मटेरियलाइज करने में। 5-6 साल कह सकते हैं। वक्त का तयन मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं उन मुज़ाकरात में तो नहीं था, लेकिन मैं समझता हूं कि एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में ये हमारे ताउन में और मजबूती आएगी। अच्छा अली सरवर नकवी साहब, हमने ये देखा है कि जैसे भी हमारे बायलैटरल ट्रेड्स के हवाले से बातें होती हैं उसमें CPEC की अहमियत के ऊपर बड़ी बातचीत होती, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे में हमने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। उस हवाले से 1 बेल्ट 1 रोड हो या पिछला जो डेलीगेशन आया हुआ था जिसमें खत्ते के ममालिक थे, तो उस समिट के अंदर जो बातें थी उसमें हमने CPEC को यूटिलाइज़ करना है, और अगर उसे हम उसकी पीक पे यूटिलाइज़ नहीं करते तो उसका आउटकम कैसा फिर देखते हैं?
देखिए, सीपैक के मामले में भी ये एक आम तासुर है कि वो हमने उसके ऊपर पूरा काम नहीं किया है, जो कि दुरुस्त नहीं है, इस वजह से कि सीपैक का फेज 1 पहला जो फेज था, जो पहले दर्जे का काम था, वो सारा हो गया हुआ है। गवादर पोर्ट, गवादर एयरपोर्ट बन चुके हैं। एनर्जी प्रोजेक्ट्स बहुत से अब पावर जनरेट कर रहे हैं। तो बहुत से काम हो चुके हैं। ये कहना गलत है कि सीपैक में हमने कुछ नहीं किया है। ये आम तासुर आजकल हर चीज में यही होता है कि हमने कुछ नहीं किया। दिस इज नॉट करेक्ट, रियलिस्टिक। एंड हमको हर चीज की सही पोजीशन समझनी चाहिए, और नहीं समझते तो फिर अपने गलत राय का इजहार नहीं करना चाहिए। तो बात यह है कि सीपैक इज डूइंग वेल। उसमें प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स हर जॉइंट प्रोजेक्ट में हुआ करती हैं। तो वो हमें रिजॉल्व करनी है, और वो हमें करने की जरूरत है, वरना वो प्रोग्राम लेकिन नकवी साहब, हम तो जाके उसके ऐनी शाहिद थोड़ी हैं कि उस हर प्रोजेक्ट पे नज़र रख सकें। हम तो ये सिर्फ फेडरल मिनिस्टर्स की बातों पे इक्तफा कर लेते हैं या उसकी तायद कर लेते हैं। हमें तो ये कहा गया कि पीटीआई गवर्नमेंट में उसके पूरे अमल को सबूताज किया गया, उसमें रुकावट डाली गई, और हम जो है सीपैक के कामों से कई साल पीछे चले गए। हमने तो उसी राय को आगे रखते हुए सवाल कर रहे होते। हाँ, मगर ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि पीटीआई गवर्नमेंट के जमाने में भी, और मैं किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हूँ, मैं सबको बराबर देखता हूँ, तो एक तजियाकार के तौर पे तो मैं समझता हूँ कि उस जमाने में भी कोई प्रोजेक्ट रोका नहीं गया था, और जाहिर है उसमें वो इतने जोर जोश से नहीं हुआ था। लेकिन ये सीपैक में रेजिलियंस है, ये सरवाइव किया है, और इसको हमें मेंटेन करना चाहिए। और ये जो वज़रा कहते होते हैं, वो हर हुकूमत में वज़रा अपने हुकूमत को सबसे अच्छा दिखाते हैं। दैट्स नॉट नेसेसरली ट्रू, एंड दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। तो ये इसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए, और ये जो दौरे होते हैं, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है, और इसकी फिर एग्जीक्यूशन अगर सही तरीके से कर ली जाए और बायलैटरल ट्रेड को उसी सतह पे आगे बढ़ाया जाए तो मुल्क को बहुत फ़ायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।